साथियों, फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े आउटसोर्स कर्मचारी साथियों को नमस्कार। 10 सितंबर के आंदोलन के बाद हमारे साथियों द्वारा तरह तरह के तमाम सारे सवाल सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। वो सवाल महत्वपूर्ण भी हैं और उनकी चिंता को भी सामने लाते हैं। 2-3 सवाल हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। पहला सवाल जो सब तरफ चर्चा में है कि आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और उनसे बातचीत करना चाहिए आउटसोर्स कर्मचारियों का सम्मेलन बुलाने के लिए। दूसरा सवाल जो सोशल मीडिया पर सबकी तरफ से आ रहा है वो सवाल है कि आखिर आउटसोर्स का क्या होगा। और तीसरा सवाल है कि हमें सारे आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी, ठेका, दैनिक वेतनभोगी, मास्टर कर्मचारी, निकाले गए संविदा कर्मचारी, ऐसे तमाम सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर अब आ जाना ही चाहिए। तो साथियों, पहले सवाल जो मुख्यमंत्री जी से मिलने का है, हम लोग निरंतर लगातार अलग अलग माध्यमों से ये कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा जाए, उनको मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी विभागों में लागू अब तक का सबसे अन्यायकारी आउटसोर्स कल्चर को के बारे में उनसे बातचीत की जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में जहां जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जहां जहां भी मंत्री जा रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी उनको ज्ञापनों के जरिए अपनी बात कह रहे हैं और उनसे मिलने के लिए समय भी मांग रहे हैं। हमने भी प्रयास किया है कि मुख्यमंत्री जी से हमारे आउट संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मिले और उनसे आग्रह करे कि इस सवाल पर सरकार कोई निर्णय ले। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं, हमारे साथी जितनी कोशिश कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन इस सब में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चुनाव 2023 में हो रहे हैं, चुनाव 2018 में भी हुए थे, चुनाव 2013 में भी हुए थे, लेकिन 2013 में 2018 में के चुनाव में आउटसोर्स की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। 2023 में आज हम जहां खड़े हैं ये कह सकते हैं कि 2023 में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने सीमित संसाधनों के जरिए, अपनी छोटी सी एकता के जरिए आउटसोर्स को मध्य प्रदेश में मुद्दा बनाया है। और इसे मुद्दा बनाने में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने हमारे आंदोलन में हमको सपोर्ट किया, समर्थन किया। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हम आउटसोर्स को लगातार अपने भाषणों में, अपनी पत्रकार वार्ताओं में उठाया। इस कारण ही आउटसोर्स का सवाल चर्चा में आया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी आउटसोर्स पर सम्मान से बोलना नहीं चाहते थे, वो भी अब आउटसोर्स के बारे में सोचेंगे जैसे सब कहने लगे हैं। तो ये सब कुछ संभव हो पाया है, ये जो आउटसोर्स की एकता बनी है उसके कारण। इस एकता को मजबूत करने का सवाल है। ये एकता जितनी मजबूत होगी, आउटसोर्स के कर्मचारियों के समस्याओं का समाधान उतनी ही जल्दी होगा।
हमारी पूरी कोशिश ये है, जो पिछले 1-1.5 साल से लगातार हम कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन में हमने इसी फेसबुक पेज पर पुराने वीडियो शेयर किए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये लड़ाई 6 अगस्त या 10 सितंबर को शुरू नहीं हुई है। यह लड़ाई इससे 1.5 साल पहले हम लोगों ने शुरू कर दी थी, जब हमारे साथ बहुत कम लोग थे। यह धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश का आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, दैनिक वेतनभोगी, निकाले गए संविदा या सेवा बहाली का जो इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी, वो सब इस प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हुए हैं अपनी बात करने के लिए। जब यूनिटी बनती है तो निश्चित रूप से सरकार की चिंताएं बढ़ती हैं, तब सरकार भी सक्रिय होती है। हम इस गलत फहमी में कतई नहीं है कि हम जो आउटसोर्स, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो एकता बना रहे हैं, वह एकता हमें बहुत आसानी से बना लेने दी जाएगी। हमारे इस एकता को कमजोर करने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। जो कभी इन सवालों को नहीं उठाते थे, इन सवालों पर नहीं बोलते थे, ऐसे तमाम तरह के लोग अब आए दिन इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने की, धरना प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और कर भी रहे हैं। उन सबको भी मेरी बधाई और शुभकामनाएं कि कम से कम आप लोगों ने आउटसोर्स के बारे में बोलना शुरू तो किया। अगर यही काम इन्होंने 2013 के चुनाव में किया होता, 2018 के चुनाव में किया होता, तो 2023 में आउटसोर्स कर्मचारियों की पंचायत मुख्यमंत्री जी बुलाने के लिए मजबूर हो चुके होते। लेकिन पहले ऐसा इसलिए नहीं किया हुआ कि कभी किसी भी संगठन ने, भोपाल में बहुत सारे संगठनों के लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, बहुत बड़े बड़े कर्मचारी नेता हैं, किसी ने आउटसोर्स, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, मास्टर, निकाले गए संविदा कर्मचारियों की एकता बनाने की बात की नहीं। सब लोगों को विभागीय स्तर पर अपने संगठन बनाकर धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन देने की सलाह देते रहे। और ये सलाहें सिर्फ इसलिए दी जाती थी कि जब संख्या कम दिखेगी तो न सरकार गंभीरता से लेगी, न मीडिया उनको जगह देगा। यही मेरा अनुभव था, जिस अनुभव के आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों के साथ बैठकर ये योजना बनाई कि हमें मिलकर लड़ना होगा। मिलकर लड़ना इसलिए भी जरूरी है कि सबकी समस्या एक है, चाहे वो किसी भी विभाग का आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है, चाहे वो भोपाल में काम करता है या दूर ढिंढोरी में काम करता है या दूर झाबुआ अलीराजपुर में काम करता है, स्वास्थ्य विभाग में करता है या निर्वाचन में करता है, शिक्षा विभाग में करता है या सहकारिता में करता है, वेयर हाउस में करता है या नगर पालिका, नगर निगमों में करता है, दुग्ध संघ में कहीं भी करता है आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी, सबकी समस्या एक है। तो क्या हम सब लोगों को मिलकर इस समस्या के लिए सामने नहीं आना चाहिए? मेरा मानना है कि आना चाहिए। और हमारी ये जो एकता बनी है, इस एकता ने कुछ हद तक सरकार को चिंतित भी किया है, सरकार को डराया भी है। जो सरकार अभी तक, जो कंपनियां अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों को डराए हुए थी, उनका शोषण कर रही थी, वो कंपनियां आज आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की बनती हुई एकता से डर रही हैं। और यही डर हमें उनके ऊपर बनाए रखना है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस आउटसोर्स कल्चर को समाप्त होना ही होगा। अब डर कुछ लोगों से तो पैदा नहीं होगा इन कंपनियों में। डर कंपनियों के अंदर, सरकार के अंदर, मंत्रियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर अगर आपको अपने दबाव को बनाए रखना है तो हमें अपनी एकता को हर दिन मजबूत बनाना होगा। और इसलिए मेरी शुरू से कोशिश रही है और मैं हमेशा इस पक्ष में रहा हूं कि संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। संघर्ष जैसा मजबूत होगा, जितना आक्रामक होगा,
जितनी कितनी भी ताकतवर, क्रूर, हिंसक हुकूमत हो, वो आके संघर्षों के आगे झुकेगी और उन संघर्षों का सम्मान करना होगा और उसमें उठाई जा रही मांगों का समाधान भी करना होगा। इसलिए मैंने शुरू से संघर्ष पर फोकस किया है, लोगों को संगठित करने पर फोकस किया है, लोगों को आंदोलनों में शामिल करने पर फोकस किया है, बजाय किसी मंत्री संतरी के सामने गिड़गिड़ाने से। बहुत सारे हमारे संगठन के बहुत हमारे साथी जो है सत्ता पक्ष के पास भी गए, उनसे तमाम सारे निवेदन, विनय, आग्रह किया कि सब आउटसोर्स में बहुत अन्याय है, इसे खत्म कीजिए। उनको आश्वासन भी दिए गए कि हम पंचायत बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, लेकिन आज की डेट तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों की एकता बन रही है, वैसे वैसे अपनी नाक बचाने के लिए सरकारी महकमे से, अधिकारियों की तरफ से तमाम सारे आदेश भी सामने आए, चाहे वो श्रम विभाग के पीएस का आदेश हो जो जिसका कोई मायने नहीं है, चाहे दूसरे स्वास्थ्य विभाग का एक आदेश आया था जिसमें एक श्रेणी प्रमोशन की बात की गई थी। ऐसे आदेश भी निकले हैं तो जो संघर्ष के दबाव के कारण निकले। इसलिए हम लोगों ने 10 सितंबर को स्पष्ट कर दिया था कि हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। हमारे दूसरे साथी, कुछ साथियों ने सवाल किया था कि आचार संहिता लग जाएगी तब क्या होगा। साथियों, आचार संहिता का मतलब भी समझ लीजिए। आचार संहिता का मतलब होता है कि जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं वो जनता को किसी भी तरीके का कोई प्रलोभन न दें। अगर ऐसा करती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार कोई लोगों को प्रलोभन देने वाली फैसले न ले, इसलिए आचार संहिता लगती है। लेकिन संघर्ष के लिए आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है। आचार संहिता आंदोलनों को, संघर्षों को नहीं रोकती है। उदाहरण के लिए 2003 में जब दैनिक वेतन भोगियों का मुद्दा राजनीति में प्रमुखता से उठा था, तो दैनिक वेतन भोगी मध्य प्रदेश का, वो किसी भी विभाग का था, वह पूरे चुनाव के दौरान दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में अपने मुद्दे को लेकर खड़ा नजर आता था। 2023 में 20 साल बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को भी यही काम करना है। हम 10 सितंबर को शाहजहानी पार्क से ये बात तय हो गई थी, क्योंकि बगैर लड़े कुछ मिला नहीं है, कभी किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने रेल रोको आंदोलन की घोषणा की थी। उसका विस्तृत कार्यक्रम भी हम अपने पैड पर सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचा देंगे। पहला रेल रोको रतलाम में होना है, दूसरा कटनी में होना है, तीसरा इटारसी में होना है। और यही हमारा जो दबाव है वो है दबाव सरकार पर फैसला लेने के लिए मजबूर करेगा। यदि हम आज लड़ेंगे, आज लड़ते हुए दिखेंगे, तो कल हम जीतते हुए नजर आएंगे। इसलिए साथियों, आपकी एकता, आपकी मुद्दे उठाने के तरीके ही आपको जीत की मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपको 2, 3, 4 काम लगातार करते रहना चाहिए जिसमें आपका एक पैसा नहीं लगना है। कि सोशल मीडिया पर, चाहे भी ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्मों का उपयोग आप अपने अधिकार के लिए, अपने हक की बात उठाने के लिए अधिक से अधिक कीजिए। सोशल मीडिया ही वो एक माध्यम है जो आपकी बात, आप घर बैठे हैं तब भी आपकी बात मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, जितने भी कद्दावर नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब तक पहुंचा सकता है। आपको ये काम करना चाहिए। हमारे कुछ साथी लगातार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया, ट्विटर का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और अपनी बात जितने भी बड़े नेता हैं उन तक पहुंचानी चाहिए। तो आप
आज से सोशल मीडिया का जितना अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने के सवाल को लेकर करें। दूसरा, अब सारे नेता आपके शहर में पहुंच रहे हैं, आपके मोहल्ले में पहुंच रहे हैं, आपके गली में पहुंच रहे हैं, आपके गांव में पहुंच रहे हैं। आप एक आवेदन बना के रखिए जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का के पैड पर एक ज्ञापन अपनी जेब में रखिए। जो भी नेता आपको मिलता है उसे वो ज्ञापन पकड़ाइए, चाहे आप 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं। आप वो ज्ञापन हर नेता को, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसे वो अपना मांग पत्र पकड़ाइए और उनसे कहिए कि आउटसोर्स के सवाल पर भी आप बोलें। आउटसोर्स के सवाल पर बोलने के लिए नेताओं को विवश कीजिए और ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं। तीसरा, आप लोगों को ये समझाइए कि आउटसोर्स कर्मचारी अपने वेतन भत्ते बढ़वाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा। आउटसोर्स कर्मचारी जो मध्य प्रदेश के अंदर 70-80% सरकारी दफ्तरों का निजीकरण हो गया है, उस निजीकरण को रोकने की लड़ाई भी लड़ रहा है। सरकारी दफ्तर धीरे धीरे ठेकेदारों के हवाले कर दिए गए। बचे खुचे भी हिस्सा है वो भी ठेकेदारों के हवाले हो जाएगा। तब शहर और गांव में रहने वाले हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे, हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी के बच्चों को सरकारी नौकरी कहां मिलेगी? आप लोगों को ये बात समझाइए कि ये आउटसोर्स कल्चर लागू करके मध्य प्रदेश सरकार ने आपके बच्चों से सरकारी नौकरी हासिल करने का अधिकार छीन लिया है। आप अपने आंदोलन से अपने पड़ोस के लोगों को भी जोड़िए। मुद्दा आपका मामूली छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। एक सरकारी सेक्टर को बचाने का मुद्दा है। सरकारी सेक्टर को बचाने की लड़ाई आउटसोर्स कर्मचारी लड़ेंगे तो आपके साथ पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। और इस लड़ाई को आप वर्षों से, 20 साल से चले आ रहे कर्मचारी संगठनों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये जो पूरे सरकारी दफ्तरों का निजीकरण हुआ है, मैं एमपीवी का उदाहरण लूं, जहां 95% निजीकरण हो गया है। 95% एमपीवी में 17-18 संगठन काम कर रहे थे। उन 17-18 संगठनों के रहते हुए ही इतना बड़ा निजीकरण हो गया, कोई संगठन उसे रोक नहीं सका। बाकी भोपाल में बैठे हुए तमाम सारे संगठन वो भी सरकारी दफ्तरों का निजीकरण नहीं रोक सके। इसलिए आज की जरूरत है कि सरकारी दफ्तरों को बचाने के लिए जरूरी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का उन विभागों में सम्मिलियन कराया जाए, इसकी लड़ाई लड़ी जाए। और इसलिए इस लड़ाई से आप समाज को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, वो एक ऐसा अभियान चलाइए कि मध्य प्रदेश के सारे 8 करोड़ लोगों को पता चल जाए कि ये सरकार जो भाषण दे रही है विकास का, दरअसल वो झूठा भाषण है। इस सरकार ने के पास अपना अब कुछ नहीं बचा, सब ठेकेदारों का है। अभी कल ही मध्य प्रदेश सरकार का एक फैसला आया है कि उन्होंने लोक सेवा केंद्रों की फीस कम कर दी है, 40 रुपए से 20 रुपए कर दी है। 10 साल से जनता को लूटते चले आ रहे थे 40 रुपए लेके, जब चुनाव के समय उसे 20 रुपए कर दिया गया। तो ये काम तो पहले भी किया जा सकता था। लोक सेवा केंद्र की असलियत क्या है? वो 40 रुपए जो लिए जा रहे थे वो किसके पास जा रहे थे? वो ठेकेदार के पास जा रहे थे, वो सरकार के पास भी नहीं जा रहे थे। उसमें से 5 रुपए सरकार के पास जाते थे। मतलब 35 रुपए एक आवेदन की कमाई थी लोक सेवा केंद्र में ठेकेदार की। और हमारे लोक सेवा केंद्र में बैठा हुआ हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर को क्या मिलता था? 3000, 4000, 5000 रुपए महीना। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि एक तरफ जनता को लूट रहे थे, दूसरी तरफ लोक सेवा केंद्र में बैठे कर्मचारी का भी शोषण हो रहा था। इतना बड़ा अन्याय इस पृथ्वी पर तो शायद इससे पहले